क्या दुनिया की राजनीति अब कूटनीति से ज्यादा एक शो बन चुकी है? क्या वैश्विक फैसले रणनीति से कम और प्रदर्शन से ज्यादा जुड़े दिखाई दे रहे हैं? और क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को भी WWE की रिंग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? उनके हालिया फैसलों से यह साफ नजर आता है कि उनके लिए इंटरटेनमेंट का मतलब जंग है और TRP की जगह टैरिफ ने ले ली है। दरअसल इस सवाल को समझने के लिए हमें ट्रंप के राजनीतिक जीवन से पहले के उनके एक बेहद दिलचस्प अध्याय WWE को समझना होगा। नमस्ते, दानिश अनवर मेरा नाम है और आप द लेंस की यह रिपोर्ट देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप का WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से गहरा और चर्चित रिश्ता रहा है। ट्रंप WWE के कई बड़े स्टोरी लाइन और इवेंट्स का हिस्सा बने। WWE में ट्रंप को एक अमीर बिजनेसमैन और प्रतिद्वंदी प्रमोटर के रूप में दिखाया जाता था। उनकी सबसे बड़ी ऑन स्क्रीन दुश्मनी WWE चेयरमैन विंस मैकमहन के साथ दिखाई दी गई। हालांकि यह सब पूरी तरह स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट था। 2007 में रेसलमेनिया 23 में ट्रंप का सबसे बड़ा रोल देखने को मिला। इसे बैटल ऑफ बिलियनियर्स कहा गया। ट्रंप बनाम विंस मैकमहन, दोनों ने अपने अपने रेसलर चुने। ट्रंप की ओर से बॉबी लैस्ले और मैकमहन की ओर से ओमेगा रिंग में उतरे। स्पेशल रेफरी थे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। शर्त थी जिसकी टीम हारेगी उसका सिर मुंडाया जाएगा। सिर मुंडने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप। मैच खत्म हुआ, लैस्ले जीते और WWE इतिहास के सबसे आइकॉनिक मोमेंट में से यह एक बना। रिंग के बीचों बीच विंस मैकमहन का सिर मुंडाया गया। सिर मुंडने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद 2009 में एक और बड़ा टीवी ट्विस्ट आया। स्टोरी लाइन चलाई गई कि ट्रंप ने WWE का शो रॉ खरीद लिया है। उन्होंने फैंस को टिकट के पैसे रिफंड करने की घोषणा भी कर दी, लेकिन कुछ ही समय बाद मैकमहन ने शो वापस खरीद लिया। असल में यह कोई बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि TRP बढ़ाने वाला टीवी ड्रामा था। 2013 में ट्रंप को WWE हॉल ऑफ फेम के सेलिब्रिटी विंग में शामिल किया गया। कारण था WWE को मेन स्ट्रीम मीडिया में लोकप्रिय बनाने में उनका योगदान। यह वही समय था जब ट्रंप ओबामा के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अगले चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे और इसमें WWE का बेहद अहम रोल रहा। 2017 में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो ऑन स्क्रीन नजर आने वाली मैकमहन परिवार से उनकी दुश्मनी राजनीति में बतौर दोस्ती दिखाई दी। ट्रंप के चुनाव अभियान को मैकमहन परिवार से बड़ा आर्थिक समर्थन मिला। यह बिल्कुल वैसा था जैसा 2024 के चुनाव में एलन मस्क का। विंस मैकमहन की पत्नी लिंडा मैकमहन को ट्रंप प्रशासन में स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की प्रमुख नियुक्त किया गया। यानी WWE की दुनिया में बना कॉन्फिडेंट, भिड़ने वाला शोमैन लीडर धीरे धीरे वास्तविक राजनीति की पहचान बन गया। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि WWE ने ट्रंप की एंटरटेनर स्टाइल राजनीति को मजबूत किया। रैलियों की भाषा, विरोधियों पर व्यक्तिगत हमले, बड़े नाटकीय फैसले, सब कुछ किसी रेसलिंग स्टोरी लाइन जैसा दिखने लगा। और इससे पता चलता है कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की तरह ट्रंप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी अपने रोल को आइकॉनिक बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसलिए वे शांति नोबेल की दावेदारी करते नजर आते हैं। दरअसल 2016 के चुनाव से ही ट्रंप ने पारंपरिक राजनीति तोड़ दी। चुनाव अभियानों में ट्रंप की रणनीति भी WWE जैसी बताई गई। विरोधियों को उपनाम देना, मंच से सीधा हमला करना, मीडिया विवाद को हथियार बनाना, हर मुद्दे को हाई ड्रामा में बदलना। उनकी रैलियां राजनीतिक भाषण कम और लाइव शो ज्यादा लगते थे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ट्रंप ने राजनीति को परफॉर्मेंस में बदल दिया। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स कहा। हालांकि यह दावा किया जाता है ट्रंप वैश्विक मंच पर मजबूत अमेरिका दिखाना चाहते हैं, इसलिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देते हैं। पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद उनके फैसलों का स्टाइल आक्रामक और एक्शन स्क्रिप्ट वाला रहा। तब कई मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए गए। आलोचकों ने कहा धार्मिक भेदभाव है और समर्थकों ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा बताया। शरणार्थी प्रवेश कम किया गया और सीमा नियंत्रण कड़ा हुआ। चीन सहित कई देशों पर भारी आयात शुल्क लगाए गए। चीन पर भारी टैरिफ को अमेरिका फर्स्ट नीति का सहारा लिया गया और इसके पीछे उद्देश्य घरेलू उद्योग को मजबूत करना बताया गया। कॉर्पोरेट टैक्स घटाए गए और घरेलू उद्योग को बढ़ावा दिया गया। पेरिस क्लाइमेट समझौते और कई वैश्विक संगठनों से अलग होने की कोशिशों ने अमेरिका की पारंपरिक भूमिका बदल दी। इन सभी चीजों को आलोचकों ने इसे डील मेकिंग राजनीति कहा, जैसे रेसलिंग में विरोधी को दबाव में लाया जाता है। ये तो उनके पहले कार्यकाल के फैसले थे, जिसके बाद 2020 में हुए मतदान में उन्हें हार मिली। हालांकि वे 2024 में फिर चुनाव लड़े और जनवरी 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बने। अब आते हैं हालिया 14 महीनों के फैसलों पर, जहां आलोचक कहते हैं कि ट्रंप वैश्विक मंच को भी रिंग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। 2025 में ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका की विदेश नीति और सैन्य हस्तक्षेप काफी सक्रिय रहे। यमन में ऑपरेशन रफ राइडर,
ईरान में ISIS कमांडर को निशाना बनाना, जून में इजराइल के ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों में इजराइल का साथ देना और फिर खुद ही जंग रुकवाना, सीरिया में हॉकाई स्ट्राइक करना। 2026 की शुरुआत में कैरिबियन सी और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में ड्रग तस्करों की जहाजों पर भी हमले कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने का काम किया। विश्लेषकों ने इसे रेजिम चेंज रणनीति बताया, यानी दूसरे देश की सत्ता बदलने की कोशिश। और अब 28 फरवरी 2026 में अमेरिका इजराइल संयुक्त हमले में ईरान के परमाणु और मिसाइल ढांचे को निशाना बनाया गया। हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी और उनके परिवार के कई लोग मारे गए। नतीजा यह हुआ कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि जल डमरूमद को बंद कर दिया और दुनिया भर में सप्लाई होने वाले कच्चे तेल के करीब 25% सप्लाई को प्रभावित कर दिया। ईरानी लीडरशिप को आतंकवादी बताया गया। ईरान भी अब इजराइल के साथ साथ अरब देशों में अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया है, जिसकी जद में सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, इराक, जॉर्डन, साइप्रस कोई नहीं बच रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बातचीत जारी रहते हुए हमला किया गया। इन कार्रवाइयों ने न केवल मध्य पूर्व और अफ्रीका के साथ अमेरिका के जुड़ाव को गहरा किया, बल्कि रूस, चीन और सटे हुए सैन्य गठबंधनों को लेकर भी वैश्विक तनाव बढ़ा है। अमेरिकियों की इन रणनीतियों को समर्थन भी मिला है और व्यापक आलोचना भी, खासकर अंतर्राष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर। ट्रंप के फैसले उनके पहले के राष्ट्रपतियों से अलग रहे हैं, खासकर अरब देशों और ईरान के संबंधों पर। सबसे पहले अब्राहम समझौते की वजह से अरब देशों और इजराइल के बीच पहले फिलिस्तीन समाधान वाली परंपरा को तोड़ा गया। इजराइल और कई अरब देशों जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को के बीच संबंध समान हुए। दशकों तक अमेरिका की नीति रही है कि अरब इजराइल के बीच रिश्ते हमेशा इजराइल फिलिस्तीन शांति समझौते के साथ आगे बढ़ेगा। ट्रंप प्रशासन ने उसके उलट किया। ट्रंप ने फिलिस्तीन मुद्दे को केंद्र में रखे बिना ही पहले अरब देशों से इजराइल के संबंध सामान्य कराए। इस दौरान द्विपक्षीय डील मेकिंग मॉडल अपनाया। UAE से F-35 जैसे उन्नत रक्षा सौदे, सूडान को आतंक समर्थन सूची से हटाने का मार्ग, मोरक्को की पश्चिमी सहारा दावेदारी पर अमेरिकी मान्यता जैसे डील किए। इससे ईरान से भी सभी देशों को पहले दूर किया। दूसरी, ईरान के साथ बातचीत को परमाणु समझौते से बाहर निकालने वाली रही। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA में 2015 में बराक ओबामा प्रशासन के दौरान हुआ था। 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को इससे बाहर कर दिया। ओबामा प्रशासन इसे कूटनीतिक समझौता और प्रतिबंधों में ढील के साथ आगे बढ़ाना चाहता था। ट्रंप प्रशासन ने समझौते से हटकर मैक्सिमम प्रेशर, कड़े आर्थिक प्रतिबंध, तेल निर्यात पर रोक, वित्तीय अलगाव के जरिए इसे अंजाम दिया। और अब ईरान पर ऐसा हमला कि सुप्रीम लीडर का मारा जाना। किसी बड़े संप्रभु देश के शीर्ष सैन्य कमांडर पर इतनी खुली कार्रवाई हालिया अमेरिकी नीतियों में असाधारण मानी गई है। यह कदम पारंपरिक नियंत्रित निरोध यानी कि कंटेनमेंट से आगे जाकर प्रत्यक्ष प्रतिरोध की रणनीति दर्शाता है। यह उस नेता की छवि से अलग था जिसने खुद को शांति का राष्ट्रपति कहा था। अब टैरिफ यानी कि TRP की बात। 20 जनवरी 2025 को शपथ लेने के बाद से ही ट्रंप टैरिफ पर लगातार बयान देते आ रहे थे। उन्होंने पहले से ही इसका मूड बना लिया था और फिर अचानक ट्रंप ने चीन, भारत, यूरोप और सहयोगी देशों पर नए टैरिफ लगाए। व्यापार दबाव को विदेश नीति का हथियार बनाया। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन के नाम पर नया आयात शुल्क लगाया। हालांकि इन टैरिफों को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ही अवैध ठहराया है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या टैरिफ अब राजनीतिक संदेश बन गए हैं? इससे अलग अगर अमेरिका के सैन्य कार्रवाई का असर देखें तो नाटो सहयोगों के साथ तनाव बढ़ रहा है। रूस चीन समीकरण में बदलाव हुआ है। मध्य पूर्व में नई सैन्य रेखाएं हैं। दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, यह भू राजनीतिक पुनर्संरचना है जो शायद दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा रही है। WWE में कहानी लिखी जाती थी, टकराव दिखाया जाता था, ड्रामा से TRP बढ़ती थी। आज वैश्विक टकराव सुर्खियां बनाते हैं, युद्ध राजनीतिक ताकत दिखाते हैं और टैरिफ आर्थिक हथियार बन गए हैं। यही वजह है कि अब यह सवाल लाजमी है कि ट्रंप दुनिया को WWE का मंच समझ रहे हैं, जहां एंटरटेनमेंट जंग, TRP टैरिफ और वैश्विक राजनीति हाई स्टेक्स शो बन गए हैं। सवाल सिर्फ ट्रंप का नहीं, सवाल यह है कि क्या आधुनिक राजनीति अब नीतियों से नहीं बल्कि प्रदर्शन से चल रही है? क्या दुनिया कूटनीति से आगे बढ़ चुकी है और अब एक ऐसे दौर में जहां नेता शांति कायम करने के बजाय दुनिया को युद्ध के मुहाने में खड़ा करना चाह रहे हैं? ट्रंप का कभी टैरिफ वार, कभी प्रतिबंध, कभी सैन्य हस्तक्षेप। ऐसा लगता है जैसे ट्रंप के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी एक हाई स्टेक्स शो बन गई है। चर्चा हो रही है कि ट्रंप के लिए एंटरटेनमेंट का मतलब अब जंग बन चुका है और वैश्विक मंच पर एक विशाल रेसलिंग एरिना जैसा दिखने लगा है। लेकिन सवाल अभी भी खुला है, क्या यह रणनीतिक राजनीति है या फिर दुनिया सच में एक नए तरह के पॉलिटिक्स एंटरटेनमेंट युग में प्रवेश कर चुकी है?
फैसला दर्शकों यानी दुनिया को करना है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है और इस बदलती दुनिया से जुड़ी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन दबाने पर ही मिलेगा। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।